प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त में बिहार का दौरा करने जा रहे हैं जब राज्य में वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। इसलिए सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर क्या कहेंगे। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, लेकिन वोटर वेरिफिकेशन का काम रुका नहीं। अब कोर्ट में बात नहीं बनी तो रैलियों में इसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तो इस मुद्दे पर पीएम मोदी की डिग्री को घसीट लाए। वोटर वेरिफिकेशन के दौरान जो कागज दिखाए जाने हैं उसे मोदी की डिग्री से कंपेयर करने लगे। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी, जो अभी कुछ दिन पहले तक मोदी की टीम में होकर और विदेश गए थे ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने, वो बिहार चुनाव में कैसे नरेंद्र मोदी की डिग्री की बातें कर रहे हैं। सुनिए ओवैसी। अरे जो मुल्क का वजीर आजम अपनी डिग्री अवाम को नहीं दिखाता, वो बिहार के गरीबों से कह रहा है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं अपनी डिग्री दिखाने को तैयार हूं, मगर आज आप उन गरीबों से कह रहे हैं, बिहार के सीमांचल की सरजमीन के बसने वाले गरीब मुसलमान नौजवान, 6-7 लाख नौजवान तो हैदराबाद में, बंबई, मुंबई में, पंजाब की खेतों में, दिल्ली के होटलों में काम करते हैं, और वो कहां आएंगे वहां पर? माने वहां से निकल कर आने का उनकी 1 महीने की करीब तनख्वाह उसमें सर्फ हो जाती है। ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखाते, गरीब से कह रहे हैं कि कागज दिखाओ। अरे गरीब से कह रहे हैं कागज दिखाओ क्योंकि उसका वोटर कार्ड बनना है, उसका वोटर वेरिफिकेशन होना है। नरेंद्र मोदी का वोटर कार्ड क्या बिना वोटर वेरिफिकेशन के बन गया होगा? उन्होंने कागज नहीं सबमिट किए होंगे। कह रहे हैं गरीब कैसे आएगा कागज देने? गरीब वोट देने आएगा, कागज बनवाने नहीं आएगा। उसका हक है वोट देना, तो उसकी जिम्मेदारी भी है अपना वोटर आईडी जो है वो बनवाना और साबित करना कि भाई मैं वोटर हूं यहां का। अब आप खुद सोचिए कि कहां प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री, कहां वोटर की पहचान का मुद्दा, कैसे मतलब ओवैसी दोनों को जोड़ दिया अलग अलग बात को। डिग्री से एजुकेशन क्वालिफिकेशन तय होती है, डिग्री देखकर प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते। वोटर कौन होगा यह दस्तावेजों से तय होगा। यह बात ओवैसी भी अच्छी तरह जानते हैं कि कागज दिखाए बिना सियासी माहौल तो बन जाएगा, लेकिन वोटिंग के दस्तावेज दिखाने होंगे, वोटिंग करनी है। इसलिए आप देखिए कि कल तक कागज न दिखाने की बात करने वाले ओवैसी आज कागज बनवाने की अपील कर रहे हैं। ओवैसी जानते हैं कि चुनाव आयोग से बच भी जाएं तो नरेंद्र मोदी के घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से बचना मुश्किल है। आज नहीं तो कल कागज दिखाने पड़ेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। ये सब सोशल मीडिया में वायरल करने के लिए ठीक है। मोदी जिस सफाई के मूड में है देश में, उसमें कागज दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए सुनिए अब मुसलमानों से ओवैसी क्या कह रहे हैं। तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। यानी कागज नहीं दिखाएंगे का नारा अब खत्म हो चुका। ओवैसी भी कह रहे हैं कि भैया कागज बना लो, ना तो वोट देने को मिलेगा, और अगर कोई कागज नहीं है, घुसपैठिए हो, तो बाहर भी जाना पड़ेगा। ये नया नॉर्मल है इस देश का। ओवैसी हो या तेजस्वी यादव या फिर बंगाल में ममता बनर्जी, सबको आग लगी है कि नरेंद्र मोदी कल बिहार और बंगाल पहुंचे। पहले वो बिहार जाएंगे, पिछले 6 महीने में उनका 5वां बिहार दौरा होगा। मोतिहारी में वो 7,196 करोड़ की परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी बिहार दौरे पर 4 नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों के लिए 400 करोड़ रुपए भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा कल। अब पीएम मोदी के मोतिहारी आने के सियासी समीकरण को भी समझ लीजिए। पीएम मोदी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी का दौरा कर रहे हैं। नेपाल से सटे पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में एनडीए ने इनमें से 9 जीती थी और 3 महागठबंधन के हिस्से आई थी। 12 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट जेडीयू के खाते में गई थी। पूर्वी चंपारण के आसपास सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण के जिले आते हैं। ये वो इलाके हैं सारे जहां एनडीए का दबदबा है। पीएम मोदी के दौरे से करीब 38 सीटें कवर हो जाएंगी, और इसलिए नरेंद्र मोदी का यह दौरा बिहार की पॉलिटिक्स में आग लगाए बैठा है। नरेंद्र मोदी की एंट्री ने बिहार की राजनीति में हलचल और बढ़ा दी। बिहार में इस वक्त इंडी गठबंधन पूरा जोर लगा रहा है कि वोटर लिस्ट के मामले को लेकर माहौल गर्म बना के रखा जाए।
इसलिए तेजस्वी यादव ने फिर से चुनाव आयोग पर आरोपों की नई लिस्ट तैयार कर दी। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि अभी तो प्रक्रिया चल रही है, तो चुनाव आयोग को कैसे पता कि 35 लाख नाम कट जाएंगे। बुधवार को चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर बताया था कि 35,69,000 लोग ऐसे हैं जो अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिले। इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल किया, साथ ही यह भी कह दिया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग पर करीब 15% वोटर्स के नाम काटने का दबाव है। तेजस्वी यादव अब इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष को एकजुट करने की बात भी कह रहे हैं। एक बार तेजस्वी को सुनिए, फिर उनके दावों का सच भी बताता हूं। हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे। इंडिया अलायंस कब का खत्म हो गया? ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस की बैठक होगी, जब जरूरत होती है लोग सट जाते हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है, जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, तो लोकतंत्र खत्म हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा देता इस पे। लोकतंत्र तो था तब खत्म होता है जब आपके मन के हिसाब से फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता और आप उस पर भी बात करने से कतराने लगते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बनाने के साथ साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि अगर एक भी नाम कटता है तो चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि उन्हें भी सारी डिटेल मिले, ताकि वो भी अपने लेवल पर इसको वेरीफाई करवा ले। अब पहली बात तो यह कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बूथ लेवल एजेंट साथ घूम रहा है बीएलओ के, तो उन्हें भी तो पता चलेगा कि किसका नाम कटा है किसका नहीं। आज ही चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि जिन 35,69,000 लोगों के नाम हटेंगे उनकी जानकारी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष से शेयर की जा रही है। साथ ही राजनीतिक दलों के 1,50,000 बूथ लेवल एजेंट्स के साथ भी यह जानकारी साझा की जा रही है, ताकि संबंधित लोगों का एग्जैक्ट स्टेटस 25 जुलाई से पहले कंफर्म हो सके। और ये नाम हवा में नहीं हटेंगे। ऐसे नाम की पुष्टि के लिए ग्राउंड पर मौजूद बीएलओ 3-3 बार विजिट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर तेजस्वी यादव वेरीफाई करवा ही लेंगे तो फिर इतना बवाल क्यों? ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आने दीजिए, फिर खुद से वेरीफाई करते रहिए। और सारा डेटा तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम ऑनलाइन डाल देंगे। भाई ऑनलाइन डालिए, खटाखट डालिए कि फलाने का नाम है कि नहीं, बोलिए कि देखिए ये खड़ा है, साहब ने इसके पास सब डेटा है, आप नाम नहीं डाले हैं। चुनाव आयोग बोला ही है कि हम कर देंगे ठीक, कुछ गलती होगी तो। अपील करने का 1 महीने का मौका है, लेकिन नहीं, बवाल पहले कर देना है, बाद में चीज जो है वो अपने हिसाब से चलेगी। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ इंडी गठबंधन का यह तर्क था कि इतने कम वक्त में वोटर वेरिफिकेशन का काम कैसे हो जाएगा। लेकिन आज ही चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है वो सवाल उठाने वालों का मुंह बंद कर देगा। आप देखिए चुनाव आयोग ने क्या डेटा दिया है। ये इसी का डेटा आपको दिखा रहा हूं। चुनाव आयोग का ये डेटा है बिहार को लेकर। ये बिहार का आपको बता रहा हूं, जो एसआईआर वहां पे चल रहा है। कुल वोटर कितना है? कुल वोटर बिहार के अंदर जो है वो है 7,90,00,000। 7,90,00,000 करीब, ठीक है। इसमें से फॉर्म कितने ने जमा किया? फॉर्म जमा किया कितनों ने? करीब 7,08,00,000 लोग फॉर्म जमा कर चुके हैं। 7,08,00,000। फॉर्म अपलोड कितने हुए? फॉर्म अपलोड हुए करीब 6,70,00,000। 6,70,00,000। और ये जो है भाई जिनके फॉर्म हैं वो बता रहा हूं, सब जमा किए हैं वो नहीं, किसी का भी घर वालों ने भी दिखाया। कितने बचे हैं अब आप देखिए, बचे हुए हैं कितनों का डेटा आना बचा है? 45 लाख, मात्र 45 लाख। अब आप बताइए, जो लोग कह रहे थे कि कैसे होगा, अभी 8 दिन बचा हुआ है। यानी टाइम को लेकर जो लोग हंगामा कर रहे थे वो खुद ही खत्म हो गया मुद्दा। और यही चुनाव आयोग कह रहा था कि भाई हम लगाए ना, हम कर रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि जितना नंबर है बीएलओ का काम कर रहा है वो सफिशिएंट है 12 करोड़ का वेरिफिकेशन करने के लिए, तो 8 करोड़ करना था।
चुनाव आयोग ने अपने डेटा में बताया कि 35,69,435 लोग ऐसे हैं जो अपने पते पर नहीं मिले। यह कुल वोटर का 4.5% है। इन 35,69,000 लोगों में से जिनकी मृत्यु हो गई उनकी संख्या है 12,55,620। दूसरी जगह शिफ्ट हो गए 17,37,336। एक से ज्यादा जगह एनरोल्ड हैं 5,76,479। लेकिन वो वहां मुफ्त बिजली बांटने में लगे। नीतीश कुमार ने बिहार में फ्री बिजली का ऐलान कर दिया। बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। बिहार सरकार का दावा है कि इससे 1,67,00,000 परिवारों को फायदा मिलेगा। 1 अगस्त से बिहार में फ्री बिजली वाली सुविधा मिलेगी। इसका मतलब जुलाई के बिजली बिल में ही छूट मिलना शुरू हो जाएगी। नई छूट से बिहार के खजाने पर 3,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। बिहार में तेजस्वी यादव भी 200 यूनिट फ्री बिजली का चुनावी वादा कर चुके हैं। इसी को देखते हुए नीतीश सरकार भी फ्री बिजली का दांव चल रही है। ममता बनर्जी पूरा माहौल अभी से बनाने में जुटी हैं। इस बीच पीएम मोदी कल बंगाल भी जाने वाले हैं। पीएम मोदी बंगाल के दुर्गापुर में रैली करेंगे। 5,000 करोड़ की योजनाओं को लॉन्च करेंगे। बंगाल में पार्टी के नए अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के चुने जाने के बाद यह पीएम मोदी का पहला बंगाल दौरा होगा। पीएम मोदी जिस दुर्गापुर इलाके में रैली करेंगे वो पश्चिम बर्धमान के तहत आता है। इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 पर टीएमसी का कब्जा है और 3 पर बीजेपी का। पीएम मोदी ऐसे वक्त में बंगाल जा रहे हैं जब कल ही ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़क पर उतरकर नई सियासत का बिगुल फूंका था। खास बात यह भी है कि पीएम मोदी के बंगाल दौरे के 2 दिन बाद ही ममता बनर्जी बंगाल में शहीद दिवस मनाने वाली है। बंगाल और टीएमसी की राजनीति में यह दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जुलाई को टीएमसी राज्य में बड़ी रैली करने वाली है। दावा है कि टीएमसी के सारे सांसद संसद सत्र को छोड़कर इस रैली में मौजूद रहेंगे। साल 1993 के लेफ्ट सरकार के विरोध में हुए प्रदर्शन में 13 कांग्रेसी कार्यकर्ता मारे गए थे। उस प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी भी घायल हुई थी। तब ममता बनर्जी कांग्रेस की नेता थी। उस घटना ने ममता बनर्जी की राजनीतिक करियर को बदल दिया था। उन 13 लोगों की मौत की याद में ममता बनर्जी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है। बंगाल में ममता बनर्जी लगातार 3 बार से जीत रही, लेकिन वो जानती हैं कि बीजेपी उनके लिए बड़ा चैलेंज है और इसलिए विधानसभा चुनाव भले ही महीनों दूर हो, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने कल कोलकाता की सड़क पर उतरकर मार्च निकाला। एक सिटिंग सीएम खुद सड़क पर उतर जाए, यह छोटी बात नहीं है। बारिश में भीगते हुए सड़क पर मार्च निकालकर ममता बनर्जी ने अपने तेवर से बता दिया कि वो बीजेपी से भिड़ने को पूरी तरह तैयार है। बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाकर ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे मोदी सरकार को धमकी दे दी और कहा कि अगर यह अत्याचार नहीं रुका तो इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को खेला होबे के नए राउंड के लिए तैयार रहना चाहिए। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि वो ये साबित करें कि बांग्ला बोलने वाले प्रवासी लोग रोहिंग्या मुसलमान। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता का मुद्दा उछाल दिया है। बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन से पहले ही उसके विरोध को लेकर माहौल बना दिया है। ममता बनर्जी ये पूछने लगी कि क्या बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के सेंटिमेंट्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही। ममता बनर्जी ने लगे हाथ चुनाव आयोग को भी लपेट लिया। चुनाव आयोग पर बीजेपी की दलाली करने का आरोप लगा दिया। सुनिए एक बार। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया। ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग वोटर निकाल के चुनाव जीत रहा है और ऐसे ही महाराष्ट्र में जीता, पर महाराष्ट्र में तो एसआईआर हुआ ही नहीं था। और वहां तो राहुल गांधी का आरोप है कि वोटर जोड़ के जीता गया है चुनाव। तो पहले आपस में लोग तय कर लें कि वोटर निकाल के बीजेपी चुनाव जीतती है, वोटर जोड़ के जीतती है, ईवीएम से चुनाव हैक करके जीतती है, क्या करती है पहले मन तो बना लें, या स्ट्रांग रूम में घुस के और ईवीएम में हेराफेरी करके जीतती है। पहले एबीसीडी चुनाव कर ले भाई ऑप्शन, तब तो क्वेश्चन आ पाएगा 7 करोड़ का। खैर, बंगाल की सियासत का चैप्टर तो चलता रहेगा। फिलहाल पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको दिखाऊंगा अकबर से औरंगजेब तक पीएम मोदी ने सबका सच बताना शुरू किया तो निशाने पर छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों आए। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर हिंदू चोल राजाओं ने ऐसा क्या क्या किया कि मुगल जिंदगी में कर नहीं पाए। वो सबूत जो बताएंगे कि मुगल को महान बताने का फर्जी नैरेटिव कैसे पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत इस देश में चला है, आज वो सबूत भी आपको दिखाऊंगा। जब से नरेंद्र मोदी ने मुगलों को महान बताने वाला इतिहास पलटा है,
तब से इस देश में बहुत लोगों को आग लग गई है, क्योंकि ये लोग तो हमेशा यही एजेंडा चलाते रहे कि बाबर तो बहुत बड़ा योद्धा था, अकबर तो ग्रेट था, औरंगजेब तो दीन ईमान का पक्का था। अब जब नरेंद्र मोदी ने इनके मुगल प्रेम के चीथड़े उड़ा दिए और मुगलों का असली सच बताना पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये लोग क्रूर मुगलों के बचाव में एक नया एजेंडा चलाने में जुट गए। कहने लगे कि हिंदू राजा क्या कम थे, हिंदू राजाओं ने भी तो हमले किए, वो भी तो युद्ध लड़ते थे, लोगों को मारते थे। ये नया एजेंडा चलाने में कुछ लोग इस हद तक चले गए कि मुगलों की बराबरी भारत में पूजनीय माने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज से करने लग गए। सोचिए, कहां अत्याचारी मुगल और कहां भगवान की तरह पूजे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। कुछ लोग एक इकोसिस्टम दोनों का कंपैरिजन कर रहा है भाई। ये तुलना करते हुए इन लोगों की जबान नहीं कांप रही, क्योंकि मुगलों के बारे में सच सुनकर ये सब अलबला गए। इन्हें अकबर, बाबर, औरंगजेब में और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, हिंदू चोल राजाओं में कोई अंतर दिखना नहीं है, बंद हो गया है। आज पाठशाला में इनके इसी एजेंडे की हम क्लास लगाने वाले हैं, क्योंकि क्रूर मुगलों से हमारे देश के असली हीरोज की कोई तुलना नहीं हो सकती। अगर कोई मुगल प्रेम के चक्कर में हमारे हिंदू राजाओं को मुगलों जैसा बताता है, तो उसका एजेंडा हम चलने नहीं देंगे पाठशाला में। क्योंकि सीधी सी बात पहले आप यह समझ लीजिए कि चाहे बाबर हो या अकबर हो या औरंगजेब हो, ये सारे मुगल मिलकर भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हिंदू वीरों की पैर की धूल के बराबर भी नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध लड़े तो अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़े, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध लड़े। मुगलों की तरह तलवार के जोर पर धर्म फैलाने के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे थे, दूसरों को काफिर नहीं बता रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हिंदू वीरों ने युद्ध लड़े तो उसमें सैनिक मारे गए युद्ध में। उन्होंने आम जनता पर तलवारें नहीं चलाई, मुगलों की तरह आम जनता का नरसंहार नहीं किया था। इसलिए बॉस, कुछ भी अलबल मत बोल दो कि मुगल का कंपैरिजन जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से होगा। बात हिंदू चोल राजाओं से तो मुगलों की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। हिंदू चोल राजाओं ने तो सदियों पहले ऐसे ऐसे काम कर दिए कि मुगलों का काम उनके सामने पानी भरता नजर आएगा। फिर भी अगर ये लोग हिंदू राजाओं की तुलना मुगलों से कर रहे हैं, तो इन्हें यह भी बताना चाहिए कि जितना किताबों में मुगलों के बारे में पन्ने भर भर के लिख दिए, अगर तुम्हारे लिए तराजू में सब बराबर है, बिना बेसिर पैर का, बिना लॉजिक दिए हुए, तो भाई हिंदू राजाओं के बारे में भी इतिहास की किताबों में क्यों नहीं लिखे जितना मुगलों के बारे में लिखे। मुगलों के बारे में तो दिमाग में ठूस ठूस के भर दिए। सबको पता है, बच्चे बच्चे से पूछो कि मुगल राजा का नाम बताओ तो बताएगा बाबर, अकबर, शाहजहां, सबका नाम बता देगा, औरंगजेब तक का बता देगा। लेकिन पूछो कि हिंदू चोल राजाओं का नाम बताओ, कहेगा ये कौन थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, पूरा देश जानता है क्या कि उन्होंने कितना महान काम किया। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में तो फिल्म आई तब पता चला लोगों को कि इतना अत्याचार औरंगजेब ने उन पर किया था और क्या जबरदस्त शासक थे संभाजी महाराज। इसी तरह से ठूस ठूस कर हिंदू राजाओं के बारे में स्कूलों में पढ़ा दिए होते तो फिल्मों के जरिए बताना पड़ता, या पाठशाला में हमें बताना पड़ता क्या। आज जब नरेंद्र मोदी ने सालों से चल रहे इस एजेंडे को खत्म कर दिया, तो लोग हिंदू राजाओं की अत्याचारी मुगलों से तुलना करने की कहानियां सुना रहे हैं, जिससे मुगलों का कोई कुछ ना बोल सके। लेकिन सच क्या है, आज आपको सारी डिटेल बताऊंगा। लेकिन जो हंगामा मचा है, पहले उसकी एक झलक देखिए। हुमायूं, बाबर, औरंगजेब को ही पढ़ाया गया है। कभी अपने जो थे, जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, वैसे अपने कहीं राजा हो गए। अपना पास पूरा भुला दिया गया था, वो फिर से उठ रहा है। इतिहास लिखने वाले लोग होते थे, वो बेसिकली दो जगह से ग्रसित होते थे। एक तो कांग्रेस ग्रसित और दूसरा वामपंथी विचारधारा। इस पूरे विवाद के बारे में आपने शुरुआत में तो सुना होगा कि भाई एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब से मुगलों को महान बताने वाली कहानियां हटा दी, या फिर जो उनकी पूरी सच्चाई है वो बता दी और मुगलों की क्रूरता का असली सच छाप दिया। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में मुगलों की क्रूरता के किस्से जोड़े गए। मुगलों ने भारत के लोगों पर किस तरह से अत्याचार किया, ये सब अब 8वीं के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन जब मुगलों का असली सच छापा गया तो मुगलों का फैन क्लब सामने आया और इस फैन क्लब ने मुगलों की बराबरी छत्रपति शिवाजी महाराज से करनी शुरू कर दी, जबकि क्रूर मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज में जमीन आसमान का अंतर था। आप देखिए कि मुगल भारत के नहीं थे, वो बाहर से भारत को लूटने और राज करने के इरादे से आए थे।
जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत में ही पैदा हुए और हिंदू राष्ट्र के लिए मुगलों से लड़े थे। मुगलों ने भारत में जमकर लूटपाट की, नरसंहार किए, देवी देवताओं के दर्शन पर टैक्स लगाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के अत्याचार का जवाब दिया, हिंदुओं को एकजुट किया। मुगलों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराए, इस्लाम कबूल नहीं करने पर बेदर्दी से कत्ल किए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म परिवर्तन नहीं कराया, मुगलों से भी हिंदू बनने के लिए नहीं कहा। बॉस, ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। मुगलों ने सिख गुरुओं पर जुल्म किए, इस्लाम नहीं अपनाने पर गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी मौलाना इस्लामिक गुरु की हत्या करवाई थी क्या? बिल्कुल नहीं। मुगलों का मकसद भारत में हमेशा के लिए इस्लामिक राज कायम करने का था। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत में हिंदू स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, जहां सबको सम्मान मिले। मुगलों ने महिलाओं और बच्चों तक पर अत्याचार किए, महिलाओं बच्चों को गुलाम तक बनाकर रखते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं का सम्मान करते थे, अपनी माता को गुरु का दर्जा देते थे। तुम कंपेयर कर रहे हो छत्रपति शिवाजी महाराज से मुगलों की? पैर की धूल के बराबर नहीं है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों की सोच का अंतर। जब दोनों की बुनियाद ही अलग है तो दोनों की तुलना कैसे कर रहे हो जी? लेकिन कुछ लोग मुगल प्रेम में इतने अंधे हो गए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अकबर और औरंगजेब जैसा बताने लगे। आप ये भी देखिए कि कुछ लोग इतिहास का हवाला देकर महान मुगल वाला चैप्टर हटाने का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का तर्क है कि इतिहास में छेड़खानी की जा रही है। मोदी सरकार इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत का इतिहास किस तरह से लिखा गया था यह किसी से छुपा नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकार सर फ्रेडरिक वाइट, जो 1920 से 1925 तक भारत की पहली केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में क्या कहा था आपको पता है? सुनिए। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर भारतीय इतिहास या तो ब्रिटिश शासन को सही ठहराने के नजरिए से लिखा गया है या फिर उसमें कुछ खास लोगों की शान में कसीदे पढ़े गए। यानी ब्रिटिश इतिहासकार खुद मानते थे कि भारत का इतिहास कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और जब उस इतिहास में सुधार करने की कोशिश होती है तो हंगामा कर रहे हैं लोग। इसी तरह से प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन ने भारत के इतिहास पर कहा था कि हमारे यानी ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को एक खास दृष्टिकोण प्रदान किया है। उस दृष्टिकोण को बदलने के लिए साहसपूर्ण और सशक्त समीक्षा शक्ति की अपेक्षा है, जो भारतीय इतिहासकार अभी बहुत समय तक नहीं दे पाए। यानी उन्होंने कहा कि भाई जो ब्रिटिश कर रहे हैं इतिहास से छेड़छाड़, उसके लिए कलेजा लगेगा बदलने के लिए। वो कलेजा नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं तो कईयों के कलेजे पे सांप लौट रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इतिहास में बदलाव आज किया जा रहा है, इसकी मांग मोदी सरकार के आने के बाद से हो रही है। एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में बदलाव की डिमांड पहले भी हो चुकी है और कई बार बदलाव हुआ भी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से इतिहास को अपने हिसाब से तैयार किया गया और बच्चों को पढ़ाया गया। आप खुद देखिए, 1977 में रोमिला थापर की किताब मिडीवल इंडिया और बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया पर विवाद हुआ। जनसंघ ने इन किताबों में इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने का आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की थी। यानी तब से यह मामला चल रहा है भाई कि गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, यह मत करो। अगस्त 1977 में आर.एस. शर्मा की एंशिएंट इंडिया किताब पर विवाद हुआ। इस किताब में मुस्लिम आक्रांताओं के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगा था। जुलाई 1978 में आर.एस. शर्मा की किताब को सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया। 1982 में एनसीईआरटी ने निर्देश जारी किया कि मध्यकाल को हिंदू मुसलमानों के संघर्ष के रूप में नहीं दिखा या बता सकते। 1982 में क्यों नहीं बता सकते? 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड ने स्कूलों और पब्लिशर्स के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम शासन की आलोचना नहीं कर सकते आप। मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को तोड़ा, इसका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। जबरन इस्लाम कबूल करवाने के उल्लेख को नजरअंदाज कर दीजिए। यह पश्चिम बंगाल बोर्ड का निर्देश आया 1989 में बॉस। क्यों आप कह रहे हैं? हिस्ट्री क्या है? फैक्ट्स है ना बॉस। आप क्यों कह रहे हैं कि मत बताओ कि यह सब किया मुसलमानों ने या मुगलों ने? क्यों छुपाना चाहते थे आप उसको छुपा रहे हैं, और आज जब सारे फैक्ट रखे जा रहे हैं कि तुम ये भी पढ़ो, तो आप कह रहे हैं बॉस कि ये गलत हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा था जिसमें अपने खास समर्थकों या वोट बैंक को साधा जा सके। जब मुगलों की क्रूरता और अत्याचार को नजरअंदाज करने के सरकारी निर्देश आते थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुगलों का महिमामंडन किया गया। और इसलिए मुगलों की बेरहमी और जुल्मों पर इतिहासकार की कलम नहीं चलती थी। जिस अकबर को अकबर द ग्रेट, सेक्युलर, सभी धर्मों को मानने वाला बताया गया, उसकी महानता के किस्से आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि बॉस हमको कौन सा ही इतिहास पढ़ाया गया आज तक। आपको बताता हूं कि अकबर कितना महान था। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया।
अकबर किसी भी कीमत पर राजपूतों से चित्तौड़गढ़ का किला जीतना चाहता था। अकबर की सेना ने किले की घेराबंदी कर दी। 5 महीने की जंग के बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया। जीत के बाद ही कथित तौर पर अकबर ने 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया। इसमें ज्यादातर गैर लड़ाके थे। मुगलों से बचने के लिए कई महिलाओं ने जौहर की आग में कूदकर अपनी जान दी। मुगलों ने कई बच्चों तक को गुलाम बना लिया। अकबर की सेना ने कई हिंदू और जैन मंदिरों को खंडित किया। आप सोचिए बॉस, और हमें बताया जा रहा अकबर द ग्रेट। एनसीईआरटी की किताबों में मुगलों को महान बताया गया। कई इतिहासकारों के मुगल प्रेम से भरी किताबें एनसीईआरटी के सिलेबस में होती थी, जिनमें बताया गया था कि मुगलों ने मंदिरों का निर्माण कराया, और यह किस आधार पर लिखा जा रहा था यह खुद एनसीईआरटी को नहीं पता था। 2020 में एक आरटीआई लगाकर एनसीईआरटी की किताब में मुगलों के मंदिर बनाने के इतिहास का सोर्स पूछा गया कि बॉस आप कहां से लिखे बताइए। इस पर एनसीईआरटी ने आरटीआई का जवाब क्या दिया आपको पता है? कि उनके पास जानकारी ही नहीं है कि किताब में किस आधार पर लिखा है कि मुगलों ने मंदिर बनवाए थे। यह आरटीआई में एनसीईआरटी जवाब दे रहा, तो कैसे छाप दिए बॉस? कई इतिहासकारों ने मुगलों के दौर और आम जनता पर हो रहे जुल्मों के बारे में लिखा है। इतिहासकार के.एस. लाल ने अपनी किताब थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम स्टेट इन इंडिया में लिखा है कि साल 1000 से लेकर साल 1500 के बीच भारत की आबादी 20 करोड़ से घटकर 17 करोड़ हो गई। मुगलों के अत्याचार, आम लोगों की हत्या, लोगों के पलायन की वजह से 3 करोड़ आबादी उस समय कम हो गई। 3 करोड़। अमेरिकन इतिहासकार विल डुरंट ने मुगलों के शासन को इतिहास की सबसे खूनी घटना तक बताया। यानी भारत समेत दुनिया के इतिहासकार मानते हैं कि मुगलों का दौर क्रूरता, बर्बरता और खूनी घटनाओं से भरा हुआ था। के.एस. लाल, के शेषाद्री समेत कई इतिहासकारों ने वामपंथी इतिहासकारों पर आरोप लगाया और कहा कि वामपंथी इतिहासकारों ने मुस्लिम शासकों के अत्याचारों को नजरअंदाज किया है। जिन मुगलों को महान उदार बताया गया, लेकिन मुगल काल में जनता की क्या हालत थी वो नहीं बताया। मुगल तो अपनी ही जनता के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। और ये बातें ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ने लिखी है। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ने 1621 से 1627 तक आगरा के वेयरहाउस में काम किया था और उसने लिखा कि मुगल काल में जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे उनको बुरी तरह मारा जाता था। उनकी पत्नियों और बच्चों को मुगल गुलाम बना लिया करते थे। इसी तरह से फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकोइस बर्नियो ने लिखा है कि मुगलों के अत्याचार से लोग मर जाते थे। टैक्स नहीं चुका पाने वालों के बच्चों को मुगल अधिकारी गुलाम बना लेते थे। मुगलों ने इतना सोना चांदी लूटा कि देश में लोगों के पास सोना दिखना बंद हो गया था। इतना लोग लिख के गए कि मुगल कितने क्रूर थे। पढ़ाया क्या? अरे मुगल नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। मुगलों के दौर में पब्लिक का खून चूसा जा रहा था, जनता से एक एक पाई छीनी जा रही थी। दूसरी तरफ भारत के हिंदू राजा जनता के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे थे। आप खुद देखिए, मुगलों के साथ युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने कई मुश्किलों का सामना किया। खुद मुश्किल में होने के बाद भी महाराणा प्रताप अपनी शरण में आए लोगों की रक्षा करते थे। 1660 के आसपास देश में भीषण अकाल पड़ा। उस समय महाराणा प्रताप के पोते महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कराया, जिससे लोगों को पानी मिल सके और साथ ही रोजगार पैदा किया जा सके। रानी अहिल्याबाई ने लगातार जनता की भलाई के लिए काम किया। जनता को जल्दी न्याय मिल सके, इसके लिए ऐसा न्यायिक तंत्र बनाया जहां पक्षपात नहीं होता था। रानी अहिल्याबाई खुद हर दिन जनता की समस्याओं को सुनती थी, उनका समाधान करती थी। रानी अहिल्याबाई ने गरीबों, विधवा महिलाओं, बेसहारा बच्चों के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। इनमें से कितनों के बारे में आपके बच्चों को पता है? पूछिए जरा जाके बच्चे से कि रानी अहिल्याबाई के बारे में पता है तुमको? लेकिन इस तरह की चीजें पढ़ाई गई। और भाई आप मुगलों से भारत के मुसलमान को क्यों जोड़ देते हो? क्यों आप सोचते हो कि आप मुगलों का सच नहीं बताओगे तो भारत का मुसलमान खुश होगा? क्यों आप सोचते हो कि भारत का सही इतिहास बताओगे तो वो आपका वोट बैंक छिटक जाएगा? सच बताओ। जो अब शुरू हो रहा है पाठशाला में, तो हमने इसमें से भाई चोल राजाओं का चैप्टर बताया, छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास बताया, संभाजी महाराज के बारे में बताया, कितनों के बारे में हमने बताया। लेकिन पढ़ाओ बच्चों को भाई, सच तो पढ़ाओ। लेकिन यह नया भारत है, यहां सच भी बताया जाता है और जो लोग भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं उनका इलाज भी किया जाता है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला चैप्टर। मोदी रुकने को तैयार नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अब वो हथियार बना रहा है कि पाकिस्तान, चीन दोनों के होश उड़ जाएंगे। पीएम मोदी की ऐसी तैयारी जिसे देख मुनीर ने अभी से भारत के हमले से बचने का ड्रिल कराना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी बहुत ही बड़े लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर तक रुकने वाले नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है
जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों के होश उड़ गए। असीम मुनीर की हालत खराब हो रही है। मुनीर को लग चुका है कि मोदी उसे छोड़ने वाले नहीं। इसी डर से उसने अपनी सेना को अलर्ट किया है। यही वजह है कि मुनीर ने पाकिस्तान की सेना को एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में युद्ध का अभ्यास चल रहा है कि कैसे भारत की मार खाने से बचना है। लेकिन बॉस, कितनी भी तैयारी कर लो, भारत जब मारेगा तो इस मार से बचना नामुमकिन है, क्योंकि इस बार ऐसे ऐसे हथियार भारत लेकर आया है या आने वाला है कि पाकिस्तान की कब्र ही खुदेगी। भारत ने ऐसे ऐसे हथियार निकाल लिए हैं कि मुनीर के साथ चीन भी हैरान है। भारत के इस अटैक और भारत के रक्षा कवच को भेद पाना किसी के बस में नहीं होगा। इसकी आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। पहले देखिए छोटी सी झलक कि भारत कैसी तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान में कैसा हल्ला मचा हुआ है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। दुनिया के हर कोने में हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। ये नया हिंदुस्तान गर्व में घुसकर मारेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के आकाश एयर डिफेंस का जलवा पूरी दुनिया ने देखा था। इसके सामने न चाइनीज मिसाइलें चल पाई, न चाइनीज फाइटर जेट्स कुछ कर पाए, न तुर्की के ड्रोन काम आए। अब तो भारत ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का नया अवतार भी तैयार कर लिया है। इसका नाम है आकाश प्राइम। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये आकाश प्राइम के टेस्ट फायर का वीडियो आप देख रहे हैं। मतलब पाकिस्तान और चीन आकाश को देखकर अलबलाए हुए थे, यहां आकाश प्राइम आ गया। यह टेस्ट फायर लद्दाख सेक्टर में 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर किया गया। इस टेस्ट के दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने बेहद ऊंचाई वाले इस इलाके में बेहद तेज गति से उड़ रहे 2 विमानों को सीधे हिट किया। आकाश प्राइम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का 4th वर्जन है। इससे पहले 3 वर्जन आकाश MK1, आकाश 1S और आकाश NG हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स की हवा निकाल दी। आकाश प्राइम को साल 2021 में भी टेस्ट किया गया। आकाश प्राइम को खास तौर से पहाड़ों और दुर्गम युद्ध क्षेत्र में तैनात करने के लिए तैयार किया गया है। लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां बहुत ज्यादा ठंड और कम ऑक्सीजन की वजह से हवा पतली होती है, जिसकी वजह से मिसाइल का सटीक निशाना लगाना आसान नहीं होता, वहां आकाश प्राइम ने बेहद सटीक निशाना लगाकर अपनी तकनीकी दक्षता का सबूत दे दिया। अब आप इसकी बाकी की खासियतें सुनिए। सटीकता के साथ तेज रफ्तार से मूव करते टारगेट को ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए आकाश प्राइम में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगे। आकाश प्राइम सिस्टम 25 से 40 किलोमीटर दूर तक 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे अपने टारगेट को हिट कर सकता है। आकाश प्राइम सिस्टम एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक करके 12 टारगेट पर एक साथ अटैक कर सकता है। इस सिस्टम की हर मिसाइल 60 किलो विस्फोटक लेकर 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को बर्बाद कर सकती है। टेस्ट के बाद आकाश प्राइम को अब भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है, जिससे दुर्गम बॉर्डर के इलाकों में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक आकाश प्राइम सिस्टम भारतीय सेना की 3री और 4थी आकाश रेजिमेंट का हिस्सा बनेगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर भी आ रही है। थोड़ी देर पहले ही भारत ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले ओडिशा के चांदीपुर में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। यानी भारत, मैं आपको कह रहा हूं ना बॉस, भारत की तैयारियां अलग लेवल पे जा रही हैं। एक तरफ आप आकाश प्राइम की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में। ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनका सफल परीक्षण हो गया है। कहानी यहां भी नहीं रुकती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी सेना को और ज्यादा पावरफुल बनाने में लगातार जुटे हैं और सेना को दुनिया के सबसे एडवांस वॉर इक्विपमेंट से लैस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने स्वदेशी अवाक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अगली पीढ़ी के अवैक्स बनाएगा। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अवैक्स दरअसल एक तरह से आसमान में सेना के लिए तीसरी आंख की तरह काम करता है, क्योंकि हवा में उड़ता रहता है, ऊपर ही ऊपर देख लेता है कि आओ बेटा आओ, बताते हैं। तो यह सिस्टम दुश्मन के विमानों और दूसरे उपकरणों पर दूर से नजर रखता है कि ओ आ रहा है बॉस, देखिए आ रहा है उधर से।
ये एक उड़ता हुआ कंट्रोल सेंटर जैसा होता है जो कि प्लेन पर फिट किया जाता है। भारत जब स्वदेशी अवाक्स बना लेगा तो उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास यह तकनीक है। यह प्रोजेक्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। इसके तहत भारतीय वायुसेना को 6 बड़े अवाक्स मिलेंगे। डीआरडीओ भारतीय कंपनियों और एयरबस के साथ मिलकर इस काम को करेगा। वो A321 विमान पर एक खास एंटीना और सिस्टम लगाएगा। विमानों के ऊपर एक डार्सल फिन लगाया जाएगा। इस डार्सल फिन की मदद से रडार चारों तरफ देख सकता है। इसमें पूरी तरह से स्वदेशी मिशन कंट्रोल सिस्टम और AESA रडार लगे हों। अवाक्स हवाई क्षेत्र के बड़े हिस्से को तेजी से स्कैन करता है। इससे दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और जमीन पर होने वाली गतिविधियों का भी पता चलता है। लेकिन इसका काम सिर्फ पता लगाना नहीं है। अवाक्स आसमान में एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है। जमीन पर मौजूद स्टेशंस को जानकारी भेजता है ताकि दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए सही दिशा दिखाई जा सके। अवाक्स इंडिया आसमान में सिर्फ एक रडार नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। यह एयरबॉर्न सर्विलांस और बैटल मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह भारतीय वायुसेना की क्षमता को और बढ़ा देगा, जिससे भारतीय सेना बॉर्डर पर खतरों को मॉनिटर कर सकेगी, उन्हें रोक सकेगी, पराजित कर सकेगी। देख रहे हैं ये प्लेन उड़ रहा है, उसके ऊपर ऐसे एंटीना टाइप लगा हुआ है। वहीं से देख लेता, दूर से, ऊपर से ही नीचे बताता कि भाई आ रहा है उधर से, फोड़ दो उसको। यूं कहें कि भारतीय सशस्त्र सेना को आसमान में अपना एक वॉच टावर मिलने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पहली बार हो रहा है कि एयरबस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस तरह के काम के लिए किया जाएगा। आमतौर पर ऐसे कामों के लिए बोइंग के विमान इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डीआरडीओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही एयर इंडिया से लिए गए 6 A321 विमान हैं। डीआरडीओ इन A321 विमानों में बदलाव करेगा। इस प्रोजेक्ट से भारत को भविष्य में एक्सपोर्ट करने का मौका भी मिल सकता है। भारतीय वायुसेना अभी नेत्र नाम के छोटे अर्ली मॉर्निंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, जिसे पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। पीएम मोदी आसमान से समंदर तक और पहाड़ से मैदान तक ऐसा डिफेंस सिस्टम खड़ा करना चाह रहे हैं इस देश का कि पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले ही पाकिस्तान की सांसें अटकी थी। अब तो चीन भी भारत से बातचीत को प्रेफरेंस दे रहा है और इसकी बड़ी वजह है भारतीय सेना का एडवांस वर्जन। पीएम मोदी ने एक एक सैनिक को इतना मजबूत बना दिया है कि दुश्मन के होश उड़े हुए। अब देखिए, पीएम मोदी ने भारतीय सैनिकों के हाथ में दुनिया की सबसे खतरनाक मेड इन इंडिया राइफल थमा दी। अभी तक 48,000 AK-203 राइफल भारतीय सेना को मिल चुकी है। AK-203, आप सुनते थे AK-47, AK-56, यहां AK-203 मिल गई भाई। खास बात है कि सेना की तरफ से एक भी शिकायत नहीं आई है इसको लेकर, यानी पहले टेस्ट में तो AK-203 राइफल पास हो गई है। अब इसका दूसरा टेस्ट है इस साल के आखिर में। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक AK-203 राइफल पूरी तरह से स्वदेशी हो जाएगी। अमेठी में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में इस गन का प्रोडक्शन हो रहा है। अभी लक्ष्य रखा गया है कि साल के अंत तक 70,000 राइफल डिलीवर कर देनी है और 2030 तक 6 लाख AK-203 राइफल डिलीवर कर दी जाएगी। इसके बाद AK-203 का नया नाम शेर होगा। पूरी तरह स्वदेशी होने के बाद हर महीने 12,000 राइफल्स बनेंगी, यानी हर 100 सेकंड में एक राइफल, और सालाना लगभग 1.5 लाख राइफल का प्रोडक्शन होगा। जरा इसकी एक बार तस्वीर देखिए। ये AK-203 भैया तूफानी चीज है ये। सोचिए, आने वाले दिनों में जब भारतीय सेना के हर सैनिक के पास AK-203 होगी तो दुश्मन का क्या हाल होगा। और कुछ लोगों को यह मामूली बात लग सकती है, लेकिन यह मामूली बात नहीं है बॉस, क्योंकि इस देश में ऐसी सरकारें भी रही हैं जिनके वक्त में सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी होती थी। बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी होती थी बॉस। और यहां अब वो सेना है जिसके पास AK-203 जैसे आधुनिक हथियार हो। आकाश प्राइम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा, ब्रह्मोस है। अद्भुत तरीके से सेना को मजबूत किया गया है पिछले 11 साल। AK-203 राइफल को दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल में क्यों शुमार किया जा रहा है वो भी आपको बताता हूं। AK-203 की रेंज 400 से 800 मीटर है। यह 30 राउंड डिटैचेबल बॉक्स मैगजीन और 50 राउंड क्वाड कॉलम मैगजीन दोनों को सपोर्ट करता है। इसमें टेलीस्कोपिक साइट्स और नाइट विजन डिवाइस लगाने के लिए एक्सेसरी रेल भी है जो कम रोशनी में सटीकता को बढ़ाते हैं।
AK-203 प्रति मिनट 700 राउंड फायर कर सकती है, 1 मिनट में 700 राउंड। यह राइफल हल्की, टिकाऊ और हर मौसम में विश्वसनीय है। जिस तरह मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने में लगे और पिछले 11 साल से लगे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस गति को और बढ़ाया है। उसे देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ी। मुनीर घबराया है, उसे समझ आ चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 तो होगा, क्योंकि उसको अपनी हरकतें भी पता है कि वो तो रुकेगा नहीं, वो तो आतंकी हमला करवाएगा ही। भारत के हमलों से पाकिस्तान का बचना कितना मुश्किल है, इसको आप इस बात से समझिए कि असीम मुनीर भारत के हमलों से बचने की नहीं, बल्कि भारत के हमले के बाद राहत कार्यों की ड्रिल करवा रहा है। आप ये वीडियो देखिए, पाकिस्तान के स्कार्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स का कादरी एयरबेस है। यहां इस बात का अभ्यास किया जा रहा है कि जब भारत इस एयरबेस पर अटैक कर देगा तो उस अटैक के बाद घायलों को कैसे ले जाना है, कैसे बचाना है, क्या करना है। यह भारत के ऑपरेशन सिंदूर का इफेक्ट है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए थे। पाकिस्तान को तभी समझ आ गया होगा कि उसके बाद सारे एयरबेस भारत के डायरेक्ट निशाने पर हैं। भारत जब चाहे तब पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस को तबाह कर सकता है। इसलिए अपने एयरबेस को भारत के हमले से बचाने की बजाय मुनीर का पूरा फोकस हमले के बाद नुकसान को कैसे कम करना है, इस पर है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं पाकिस्तान की, जहां एम्बुलेंस दिख रही है। मुनीर का कॉन्फिडेंस देखिए, उसको कितना अच्छे से पता है कि आप देखिए, उसको पता है कि भारत मारेगा तो भैया ये तो बचाने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान अजब है भाई, पाकिस्तान में इस समय भयंकर बाढ़ अभी आई है। पाकिस्तान के कई इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई है, कई इलाकों में बाढ़ की वजह से भयंकर तबाही मची है। आप देखिए, पाकिस्तान का एक रिपोर्टर बाढ़ के पानी में रिपोर्टिंग कर रहा था, बाढ़ से हुई तबाही के बारे में बता रहा था। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि रिपोर्टर ही बाढ़ के पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जरा, रिपोर्टर भी पाकिस्तान की तरह गजबी है, माइक भी 2 कौड़ी का लिए हुए था।